नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंडर हम जो है कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंडर आपने कंप्यूटर के जनरेशन, उसके इनपुट आउटपुट, उसके परिचय और मेमोरी के बारे में आपने जान लिया है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास आए उसकी सूचना तुरंत आपके डिवाइस पर आपको मिल जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अभी हम जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो आपको पता होगा एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। एक कंप्यूटर सिस्टम तभी प्रॉपर माना जाएगा जिसमें उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। ठीक है ना। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यूजर उसको यूज नहीं करता। यूजर जो होगा वो उसको सही से यूज नहीं कर पाएगा। हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं, अंदर सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है तो भी प्रॉब्लम। मतलब दोनों का जो मेंटेनेंस है वो सही से होना चाहिए और इनका जो है सही से सुचारू रूप से कार्य करना भी जरूरी है। तभी एक यूजर जो है उसको आसानी से एक्सेस कर पाएगा और उन फंक्शंस का यूज भी कर पाएगा। तो इनको जो है मेंटेन रखने के लिए, इनकी देख रेख रखने के लिए कंप्यूटर के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनका रखरखाव करते हैं या आप तक उसकी जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो आप तक पहुंचाते हैं या आपके बीच में जो है कनेक्शन स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आप देखने के साथ उनको छू भी सकते हैं। लाइक आपके जो हार्डवेयर के अंदर देखा जाए तो आपके कीबोर्ड है, माउस है, यानी जो भी आपके सामने जितने भी चीजें पड़ी है वो आपके लिए रियल लाइफ वर्ल्ड में देखे जाए चाहे कंप्यूटर साइंस के अंदर देखा जाए वो आपके लिए हार्डवेयर है। जैसे आपके सामने मॉनिटर है, आपके पास जो कीबोर्ड है, माउस, ये सारे के सारे हार्डवेयर की श्रेणी में या कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर के ऐसे मूर्त भाग होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम देखने के साथ साथ उनको छू भी सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये परिभाषा आपको बुक्स के अंदर भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपको अगर किसी भी कंप्यूटर से जो है कोई भी काम करवाना है, उस हार्डवेयर से कोई काम करवाना है आपको, तो आप उसको जो है निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप जब भी कंप्यूटर से कोई भी काम करवाते हैं तो आप उसके अंदर निर्देश देते हैं, मतलब कमांड से एंटर करते हैं या कमांड जो होते हैं वो इनपुट करते हैं। ये कमांड क्या करते हैं? इन कमांड को मिला के एक प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है। और जब इन प्रोग्रामों का कलेक्शन क्रिएट होता है, प्रोग्रामों का जो ग्रुप क्रिएट होता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर का रूप ले लेता है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इसको अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो पहला अगर देखा जाए तो ये होगा कि कंप्यूटर के ये ऐसे पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर के ऐसे भाग होते हैं जिनको देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते हैं। या अगर इसको टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो ये होगा कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी कार्य को करवाने के लिए उसको निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है ना। और उन निर्देशों का क्या होता है? एक प्रोग्राम बनता है और उन्हीं प्रोग्रामों से जो है सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है सॉफ्टवेयर की परिभाषा में कि प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है ना। प्रोग्राम किससे बनेंगे? निर्देश से। ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर कैसे बनेंगे? प्रोग्रामों से। तो निर्देश से हम जो है प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उन्हीं प्रोग्राम से, मतलब छोटे छोटे कमांड, आपको बताया आप प्रोग्राम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कमांड के थ्रू उस पूरे प्रोग्राम को आप डिजाइन करते हैं। फिर उसी प्रोग्राम की मदद से आप जो है जितने आपके जो वर्क है तो उनके आप अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट करते हो और वही आपका एक सॉफ्टवेयर का रूप लेता है। तो यहां पर आपका ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन हो जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिनको आप देखने के साथ छू भी सकते हैं। ठीक है ना। तो वे आपके हार्डवेयर होते हैं और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए प्रोग्राम किससे बनते हैं तो निर्देशों से बनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे हम देखते हैं कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ठीक है ना, जब भी आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके पास अवेलेबल रहते हैं या उनको एक्सेस करने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है ना। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो उनको हम जानते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। सबसे पहला देखिए फ्रीवेयर, फिर होता है ओपन सोर्स और ये शेयरवेयर। ये सॉफ्टवेयर के प्रकार है बेसिकली अगर देखे जाए तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको इंटरनेट से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अनलिमिटेड टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी प्रकार का
जो है पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फ्रीवेयर जो है ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें इंटरनेट से, भाई देखो ये जिनका एक कमेंट आ रहा है ना भाई, हर क्लास के अंदर ये कमेंट आता है कि सर आपके जो है आप जो लिख रहे हो वो हमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो भाई मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं आपके सामने जो बोल के इनको लिख रहा हूँ, ये चीजें अभी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको सारा रिटर्न आपको जो है नोट्स बने हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ क्लास के अंदर समझिए कि ये चीजें क्या बोलती है, इनका यूज क्या है। आपके नोट्स तो ऑलरेडी लिखे हुए मैं आपको दे ही रहा हूं ना, टेलीग्राम के अंदर आपको मिल रहे हैं सारे। तो देखो कंप्यूटर के अंदर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करते हैं, फ्री में डाउनलोड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। आप इससे ही पता लगा सकते हो, इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हो कि फ्री वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो फ्री में डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ना। इंटरनेट से आपको बिना कोई पैसे का भुगतान के डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम ओपन सोर्स की ओर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ऐसे कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट जो है करवाना चाहती हैं, तो वो क्या करती है, उनको जो है फ्रीली अवेलेबल करवा देती है विद सोर्स कोड। तो इसका क्या बनेगा कि इंटरनेट से अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो जिसके साथ उसके सोर्स कोड भी आपको मिलते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। सोर्स कोड का मतलब आपको पता चल गया होगा, जो आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हो तो उस फाइल को हम सोर्स कोड बोलते हैं, या उसके अंदर जो कोड लिखे गए उनको हम सोर्स कोड बोलते हैं, जो एक किसी भी सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को बनाने की एक संरचना होती है या उसका एक ढांचा होता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब होगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर इंटरनेट से अगर हम कोई डाउनलोड करते हैं जिनके साथ उनका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है तो उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। और लास्ट देन यहां पर आपका बचता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको इंटरनेट से आप जब डाउनलोड करते हैं तो कुछ फिक्स टाइम के लिए आपको वो जो है यूज करने की अवधि दी जाती है, उसके बाद आप उसका पैसा जो है उसके पैसे का भुगतान करके फिर ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण ले रहा हूं, आप अगर वीडियो एडिटर हैं, भाई मैं वीडियो एडिटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को यूज करना पड़ता है इसको डेली, तो फिल्मोरा जो आपने नाम सुना होगा, मतलब एक ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे आप फिल्मोरा को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको 1 महीने का उसका ट्रायल मिलता है, मतलब आप 1 महीने तक उसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई से ट्रायल बना, ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीचर वगैरह अच्छे लगे, अब उसको आप आगे यूज करना चाहते हैं फर्दर, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस कंपनी के प्लान परचेज करने पड़ेंगे। मतलब वो कंपनी बोलती है अगर कि ये जो है आपको 600 रुपए में जो है 2 महीने के लिए मिलेगा, मतलब आप जिस प्रकार से अपने मोबाइल के अंदर जो रिचार्ज करवाते हो, जो कुछ समय अवधि के अंदर आपको जो है कॉलिंग, मैसेज, जो भी इंटरनेट डाटा पैकेट वगैरह यूज प्रोवाइड करती हैं, इसी प्रकार से इंटरनेट के अंदर सॉफ्टवेयर के भी ऐसे प्रकार हो गए हैं जिसमें आपको पैसे देके उन सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है। कुछ समय के लिए तो आपको ट्रायल मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपको उनको पैसे देके खरीदना पड़ता है, उनको हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये इनमें से टर्म पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है। फ्रीवेयर मतलब इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डाउनलोड करने पर उनके साथ सोर्स कोड दिए जाते हैं। और शेयरवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ निश्चित अवधि के लिए आपको फ्री में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसका पैसे का भुगतान आप उनके लिए जो प्लान है वो परचेज करके आप उसका यूज कर सकते हो, वे आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में आएंगे। चलिए यहां पर अपना ये पार्ट क्लियर हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सॉफ्टवेयर के अंदर इनकी कैटेगरीज को समझने का। सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ चुका होगा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के 3 के प्रकार हैं टर्म्स में देखे जाएं तो पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी देखो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिकली आपको माइंड में ऐसा ध्यान रखना है, जो सिस्टम के अंदर उसका सिस्टम का संचालन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसका रखरखाव करते हैं, मैनेजमेंट वगैरह, तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइव है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इनको मैं एक एक करके समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की कोई विशेष जो योजना है उसको पूरा करने के लिए या किसी विशेष पर्पज उद्देश्य से बनाए जाते हैं या किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे UIDAI का सॉफ्टवेयर, जैसे जो आधार कार्ड बनाता है, तो उसका एक विशेष आधार क्या है या विशेष उसका जो कार्य क्या है, आधार कार्ड को बनाना।
यूजर अगर कोई उसके अंदर करेक्शन करवा रहा तो उसको चेंजेस करना, करेक्शन कर देना, अपडेट करना, तो ये एक विशेष फिक्स फंक्शंस होते हैं उसके अंदर, तो वे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करना, उसका रखरखाव वगैरह करना, तो ये सारा इसके अंदर आ जाता है। इसमें और भी आगे बहुत सारे आएंगे जिनको हम लास्ट में समझने वाले हैं। अभी आपको जो है सबसे पहले मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है समझाता हूं। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखेगा हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ओएस को डिस्कस करेंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको मैंने बता दिया है, जो सिस्टम से संबंधित कंप्लीट जो जितने भी काम होते हैं वो उसको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सिस्टम के अंदर डिवाइस को मैनेज करना, ठीक है ना, या सिस्टम के अंदर जो भी वायरस वगैरह आ रहा है उसका ध्यान रखना, या सिस्टम के अंदर जो भी डिवाइस नया कनेक्ट हो रहा है तो उसको मैनेज करना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो हम आने वाले अभी इस टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम को कंट्रोल करना या उसको उसके रखरखाव का कार्य करता है, वे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पहला हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम ओएस भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इसको पढ़ने से पहले ओएस का इंट्रोडक्शन देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिकली एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक हार्डवेयर है और एक यूजर है। देखिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक ये यूजर है, ठीक है, ये यूजर है और यहां पर ये एक हार्डवेयर है। अब यूजर डायरेक्ट तो इस हार्डवेयर से इस हार्डवेयर को एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो इस यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्शन स्थापित करता है वो होता है आपका ओएस। कौन होता है? ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से यूजर मशीनी लैंग्वेज को समझ पाता है और हार्डवेयर जो होता है वो यूजर की लैंग्वेज को समझ पाता है। मतलब ये आज उसको जो है ट्रांसलेट करता रहता है। जो भी हम जो है कुछ भी लिख के इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं तो उसको मशीन नहीं समझती है, मशीन 0-1 समझती है, आपको पता है। तो उसको समझाने के लिए ओएस बीच में जो है एक कड़ी या संयोजक के रूप में काम करता है। ये ओएस नहीं होता तो क्या यूजर इस हार्डवेयर को एक्सेस कर पाता? सभी से एक मेरा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल ना हो या ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या आप उस हार्डवेयर को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस हार्डवेयर का यूज कर पाएंगे? सभी एक बार अपनी राय जरूर दीजिए भाई, जल्दी से लिखिए। अगर किसी हार्डवेयर के ऊपर उसका ओएस है ही नहीं या सिस्टम में ओएस नहीं है तो क्या वो यूजर उस हार्डवेयर को एक्सेस कर पाएगा? तो देखिए जिन्होंने भी सोच के थोड़ा कुछ लिखा है तो ध्यान तो सुनिएगा, इसका उत्तर होगा हाँ, एक यूजर बिना ओएस के भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तो फिर ओएस का यूज क्या है? तो समझिएगा कि ओएस का यूज हम क्यों कर रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं। अब भूल जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर पे है। अब कोई यूजर आया, उसको इस हार्डवेयर को एक्सेस करना है। मान लीजिए अभी यहां पर यूजर 1 है, यूजर 2 है। अब जब भी कोई यूजर किसी हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, अब उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक हार्डवेयर के लिए बार बार एक प्रोग्राम जो है वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लाइक हार्डवेयर के अंदर आपके जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है ना, आपके माउस हो गया, आपके जो भी है और कीबोर्ड है, इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसको एक्सेस करने की अनुमति इसको दी जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम लिखेगा तभी उस हार्डवेयर को एक्सेस करेगा। अब मान लिया आज उसने प्रोग्राम के थ्रू इस हार्डवेयर को एक्सेस कर लिया, उसका यूज कर लिया, दूसरे दिन वापस आएगा तो वापस भी उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ओएस है नहीं, तो ओएस नहीं है तो उसके अंदर स्टोरेज मैनेजमेंट है नहीं, तो यहां पर अब उसका प्रोग्राम तो सेव नहीं रहा वहां पर, तो वो वापस और प्रोग्राम लिखेगा। यानी जितनी बार उसको हार्डवेयर एक्सेस करना है, जितनी बार उसको उसका यूज करना है हार्डवेयर का, तो यूजर को उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इससे देखो बहुत ही समय आपका जो है खराब हो रहा है इसमें। ठीक है, अब एक चीज और भी आती है इसके अंतर्गत कि जब कोई यूजर इसको हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, मान लिया कि इस प्रिंटर को इस यूजर ने एक्सेस कर लिया है प्रोग्राम के थ्रू, तो इनके बीच में कोई अथॉरिटी नहीं रही। मतलब अब ये हार्डवेयर किसका है? यूजर का है, क्योंकि यूजर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हार्डवेयर तो अब इसी का कहां मानेगा,
तो यहां पर अगर कोई दूसरा यूजर अगर इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब तक ये यूजर इसको छोड़ेगा नहीं तब तक तो ये इसको यूज ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो अथॉरिटी यहां पर नहीं मिल पाती है आपको, तो डाटा भी आपके यहां पर प्रॉब्लम करेगा यहां पर, ठीक है। यूजर अगर किसी डिवाइस को एक्सेस कर लेता, दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, समय की बर्बादी हो रही है। इतना सारा ये प्रोग्राम कितनी बार लिखेगा, जितनी बार उसको हार्डवेयर एक्सेस करना पड़ेगा। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो होता है वो यूजर के बीच अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ये सारा कुछ मैनेजमेंट करता है कि भाई ये दोनों एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके अनुसार उसको वहां पर दे दिया, कौन सा प्रोसेस किसको चाहिए, ये सारा कुछ मैनेज ओएस करता है। अब देखेगा आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तो बहुत आयात में सुना होगा। उसकी एक सिंपल सी कहानी सुनना कि शुरू में जब ऑपरेटिंग सिस्टम आए तो विंडोज ने क्या किया कि मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है। मार्केट को एनालाइज किया कि उसने ये देखा कि यूजर की सबसे ज्यादा डिमांड क्या है, यूजर की सबसे ज्यादा डिमांड क्या है। तो उस टाइम जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो उस टाइम आपको पता है हर हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता था। तो विंडोज ने ये एनालाइज किया कि हार्डवेयर को एक्सेस करना। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर गोल भी आपको समझ में आ जाएगा। ओएस का मेजर जो गोल होता है वो देखिए आपका इसका, या मेजर आपके पर्पस वगैरह कुछ भी बोलो आप, मेजर जो गोल होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है इजी हार्डवेयर एक्सेस। इजी हार्डवेयर एक्सेस मतलब कि हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस जो होता है वो उसका एक मेन उद्देश्य होता है कि हार्डवेयर को आप आसानी से एक्सेस कर सकें। यहां पर देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार प्रोग्राम लिखना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो इसने क्या किया, इस हार्डवेयर को यूजर को आसानी से एक्सेस करने में मदद करने लग गया। तो ये जो था विंडोज ने मेजर कर लिया। यूजर ने जो विंडोज था उसने मार्केट को एनालाइज किया तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आई कि भाई सबसे ज्यादा जो यूजर अभी जो परेशान है वो ये है कि हर हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए बार बार कोड लिखना पड़ता है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है, तो समय की बहुत ही ज्यादा खपत हो रही थी। तो विंडोज ने इस चीज का फायदा उठाया और उसने क्या किया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसकी मदद से हार्डवेयर को इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक्सेस कर पाए। और आप देख रहे होंगे कि आज भी आपको बहुत आयत में आपके आसपास जो भी लैपटॉप और कंप्यूटर देखने को मिलते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो होता है विंडोज। कौन सा होता है, विंडोज। विंडोज ने जो फैसिलिटी दी थी या विंडोज जो सबसे ज्यादा आज तक भी फेमस है लोगों के अंदर, तो वो है उसका हार्डवेयर एक्सेस की मदद से, ठीक है ना। विंडोज होता है वो फटाफट आपका किसी भी हार्डवेयर को डिटेक्ट कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है, आपको यूज करने के लिए उसको दे देता है। लेकिन अगर आपके ये ओएस नहीं होता तो आपको बार बार कोड लिखना पड़ता, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल होता था। तो ये तो विंडोज का काम हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यूजर के डिमांड बढ़ने लगी। अब यूजर है भाई, आपको पता है उसकी डेली की डिमांड बढ़ती रहती है, तो यूजर के सामने एक और प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, वो था टाइम, ठीक है ना। टाइम की वैल्यू यूजर के अंदर बढ़ना शुरू हो गई। यूजर को क्या लगने लगा कि हमें एक ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है जो हार्डवेयर तो कर ही रहे थे, वो तो उसको मिल गया, लेकिन यूजर के अंदर टाइम की वैल्यू बढ़ गई, मतलब वो चाहता है कि कम से कम समय में उसका रिजल्ट भी उसको मिल जाए। तो यहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने बाजी मारी, वो था आपके लिनक्स। कौन था, लिनक्स। इसने टाइम के आधार पर, ठीक है ना, इसने जब मार्केट को एनालाइज किया तो इसको पता चला कि हार्डवेयर का तो इसने दबदबा बना लिया है, तो अब हम क्या तरीका निकालें। तो लिनक्स आप कभी अगर किसी ने यूज किया होगा तो आपने देखा होगा, एक आप इधर विंडोज को रख देते हैं, इधर आप मान लीजिए कि ये लिनक्स चल रहा है। विंडोज के अंदर आपको किसी भी फोल्डर के अंदर जाके किसी फाइल को ओपन करना, तो आप क्या करोगे, उसको क्लिक करोगे, उसको ओपन होने के लिए कुछ तो सेकंड लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन वो इस लिनक्स के अंदर क्या होता है, कमांड लिखा डायरेक्ट लिखे एंटर मारते फटाफट उसका रिजल्ट आ जाता नीचे। आप गले उसको कंपेयर करके देख लीजिएगा लिनक्स को, आप जिसने यूज किया होगा वो उसको पता चल गया होगा। विंडोज के अंदर जो टाइम लगता है ना किसी भी फाइल तक पहुंचने में या उसको ओपन करने में, उतना समय लिनक्स में नहीं लगता है। लिनक्स में इतना फास्ट प्रोसेस होता है कोई भी प्रोग्राम का। तो यहां पर दूसरे नंबर पे ये जो है लिनक्स ने इसमें टाइम में बाजी मार ली थी।
सबसे ज़्यादा आज भी ये मिलता है, लेकिन ये इसका हार्डवेयर एक्सेस की कारण जो है ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है विंडोज़ का। धीरे धीरे और ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे भाई जो अपनी कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। अभी विंडोज़ का जैसे विंडोज़ 11 जो है अभी लेटेस्ट में चल रहा है, जो कोई नए फैसिलिटीज़ के अंदर आपको मिल रहा है, जिसमें बीचों बीच आ गए सारे आइकन वगैरह। जिसने यूज किया है वो बता सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर गोल है वो है आपका इजी हार्डवेयर एक्सेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी की मदद से आप किसी भी हार्डवेयर को आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये एग्जाम अगर आपको पूछ ले जाए कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर गोल क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं हार्डवेयर को आसानी से एक्सेस करना। तो यहां पर आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में यहां तक आ चुका है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर हम यहां से आगे शुरू करते हैं। अब आपको मैं समझाने वाला हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप ही की डिमांड है कि सर हमें जो है जो भी टॉपिक आता है उसको 2 पार्ट में नहीं बल्कि एक ही पार्ट में समझाया जाए, तो मैं उस हिसाब से इस टॉपिक को लेके आया हूं, ठीक है। तो वीडियो आज का थोड़ा बड़ा हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब इसके नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। अब देखिए फंक्शनैलिटीज का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। सबसे पहले जो मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाहूंगा वो है इन आईओ मैनेजमेंट। आईओ मैनेजमेंट का मतलब होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कोई भी यूजर जब किसी भी डाटा को इनपुट करता है, ठीक है ना, या आउटपुट उसको प्राप्त करता है, तो उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये आपके आईओ मैनेजमेंट में आता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, आप कोई भी यूजर है अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे उसने फोटोशॉप ओपन करके रखा है, कैलकुलेटर चला रहा है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहा है, साथ में वो ऑटोडेस्क 3ds मैक्स यूज कर रहा है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज हैं, तो वे सभी क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, जैसे यूजर अभी इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, वो अगर उस पे जंप कर रहा है तो उसका प्रोसेस उसके सामने लाना, उसको बराबर उसके साथ यूज करवाना, ये सारा काम कौन करता है, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं तो वहां पर टास्क मैनेजर आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ऊपर एक टैब मिलेगा आपको प्रोसेस का, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको बताएगा, ठीक है ना, कि कौन सा प्रोग्राम कितना प्रोसेस कर रहा है, वो भी वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम की जो प्रोसेस हो रहे हैं अलग अलग, उनको भी मैनेज करता है। चलिए आगे देखिए स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब है यहां पर, स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब है यहां पर कि आप कंप्यूटर के अंदर जो भी परमानेंटली कोई भी डाटा को सेव कर रहे हो कहीं पर, ठीक है ना, परमानेंटली जो डाटा को कहीं पर आप सेव कर रहे हो तो उसको किस प्रकार से वहां पर सेव रखना है, जब यूजर उसको आवश्यकता अनुसार वापस प्राप्त करता है तो कब वहां पर किस प्रकार से यूजर के सामने उसको शो करना है। और आप देखते हो जो जिस प्रकार से आपने डाटा को सेव कर रखा है वापस उसी क्रम में आपको वापस भी मिलता है, तो वो सारा का सारा स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। अब जब एक ऑपरेटिंग जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जब प्रोग्राम जो कॉल होके आते हैं तो वो कहां से आते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज से किस में डाइवर्ट होते हैं, मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर आते हैं। तो उनको किस प्रकार से वहां पे ले जाना है, तो ये सारा का सारा काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है ना। फिर आता है आपके सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह के ऊपर आप पासवर्ड डालते हो तो उसको जो है अनऑथोराइज्ड जो यूजर होता है अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो विंडोज वहां पर जो है उसको पासवर्ड के बगैर आगे नहीं जाने देता है, ठीक है ना। अब जिसके पास पासवर्ड होगा वही जो ऑथोराइज्ड यूजर होगा, आपको पता होगा। इसके लिए विंडोज कर्व जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको यूज करता है, आपने पढ़ाई होगा कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर। तो यहां पर ये सिक्योरिटी का जो काम है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी फाइलों को सुरक्षित रखने का काम। आगे आप देखेंगे तो डिवाइस मैनेजमेंट आता है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर रखा है अपने सीपीयू के साथ, ठीक है ना। तो उसमें आप जब भी उसको कनेक्ट करते हो तो आपको पता है जब भी कोई नया डिवाइस लेके आए उसको कनेक्ट किया, माउस लेके आए नया कनेक्ट करते हो, आपको देखते हो ना फटाफट वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेता है, उसको आपको सामने यूज करने की अनुमति दे देता है। तो वो कौन उसको मैनेज कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। बाकी अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो वही बात हो जाती है आपके सामने, प्रोग्राम लिखो फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, वो हार्डवेयर को आप एक्सेस कर पाते। प्रिंटर आप जो है यूज कर रहे हो, मान लिया आपको कोई प्रिंट देना है, जैसे आप प्रिंट का कोई सिस्टम कॉल करते हो फंक्शन तो ऑटोमेटिक आपका प्रिंट हो जाता है। तो वो कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो यहां पर देखो लास्ट जो मैं पॉइंट है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट, अब देखो यहां पर आपके माइंड में एक ये भी आ रहा होगा कि सर ये मेमोरी और ये स्टोरेज अलग अलग है क्या, हाँ अलग अलग है।
यहां पर जो मैं स्टोरेज मैनेजमेंट जो बात की है मैंने, वो परमानेंट डाटा को स्टोर करने के हिसाब से की है। और अब जो मेमोरी मैनेजमेंट की मैं बात आपके सामने करने वाला हूं वो क्या है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी जो प्रोग्राम होता है, जब प्रोसेस क्रिएट होता है, कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है, रैम के अंदर आता है। किस में आता है, रैम के अंदर। यहां पर इसको थोड़ा समझिएगा भाई, ये वैसे इसकी क्लासेस आपको पता ही है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जब लूंगा तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से डीपली समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन वहां पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे आपको। अब देखिए यहां पर जैसे मैं मेमोरी मैनेजमेंट को समझा रहा था, तो एक प्रोसेस की स्टेज होती है भाई, आपको अगर पता होगा तो प्रोसेस सबसे पहले न्यू यानी क्रिएट होता है, या न्यू कह सकते हैं उसको। फिर ये आपके जो है रेडी स्टेट में जाता है, फिर ये रनिंग में जाता है, और उसके बाद वो टर्मिनेट होता है। ये सभी को पता होगा भाई, जो भी बीटेक वाले मेरे साथ कनेक्ट है अभी। तो जब एक प्रोसेस नया क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। और जब वो क्रिएट होता है ना, तो वो आपके यहां पर जो है सबसे पहले देखो एक सेकेंडरी स्टोरेज प्रोसेस बना, अब वो यहां पर कहां पर आ चुका है, आपका न्यू के अंदर, इस स्टेज के अंदर आ चुका है। अब वो जब नया प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा तो उसको LTS यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू उसको किस में भेजा जाएगा, रेडी स्टेज में। मतलब वहां पर वो जो है आपके रैम के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, रैम के अंदर आ जाएगा। रैम कौन सी मेमोरी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, रैम कौन सी मेमोरी है। तो देखिए यहां पर रैम जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, यानी मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है। तो यहां पर LTS के थ्रू ये यहां पर आ चुका है रैम के अंदर। अब रैम में जब भी कोई प्रोसेस आता है, अब यहां पर समझने की बारी है आपके कि रैम में जब भी कोई प्रोसेस आता है तो उस प्रोसेस के लिए उसको एक स्थान या जगह जो होती है वो अलॉट की जाती है, मेमोरी अलॉट की जाती है। मान लीजिए अब इनके पास 5 प्रोसेस आए यहां पर, ठीक है ना, तो ये पांचों प्रोसेस को इसने जो है यहां पर ये मेमोरी जो है अलॉट कर दी, ठीक है ना, एलोकेट जिसको आप बोलते हैं, मेमोरी को एलोकेट कर दिया इन पांचों प्रोसेस को। ये यहां पर आगे अब इसकी मेमोरी किसको दे दी, ये देखो एक लिमिट होती है रैम की, आपको मैंने लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था मेमोरी के बारे में। जो आपकी रैम जो होती है वो एक लिमिट होती है, जबकि हार्ड डिस्क जो होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है, उसको और भी बढ़ा सकते हैं, रैम को डबल नहीं करवा सकते आप। अब रैम क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है इसके अंदर स्टोरेज की, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है कि रैम के अंदर आपका प्रोसेस आया तो उसको जगह एलोकेट कर दी इन पांचों को। अब वो अभी क्या है, तैयार हो चुके हैं सॉफ्टवेयर, तो उनको जो प्रोसेस तैयार हो चुके हैं इनको अब हम रनिंग स्टेज में डालते हैं। यानी अभी भी ये सिर्फ रहेगा तो रैम में ही, लेकिन ये सीपीयू के थ्रू जो है ये एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू के थ्रू ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर आएगा तब भी इसकी तो जो रैम है, रैम की जो मेमोरी है वो इस प्रोसेस के पास रहेगी। जैसे पहला यहां पर 5 प्रोसेस है, 1 2 3 4 5, ये पहला प्रोसेस यहां पर आया, अभी भी इसकी जो मेमोरी है रैम की वो इसके पास है, अभी भी उसने नहीं छोड़ी है, वो यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी टर्मिनेट का मतलब होता है कि इसको फ्री कर दिया जाता है, इसकी जो मेमोरी होती है वो डी एलोकेट कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है, उस मेमोरी को डी एलोकेट कर दिया जाता है। यहां पर एलोकेट लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। तो जब एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो मेन मेमोरी के थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसको एक मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो यहां पर ये मेमोरी मैनेजमेंट में यहां पर ये चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, जो आपके परमानेंट नहीं रहता है डाटा जिसमें। तो यहां पर ये मेमोरी को क्या कर रहा है, इसको एलोकेट कर रहा है, किसको, प्रोसेस को। और प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद जब टर्मिनेट होता है तो उससे वापस मेमोरी ले रहा है रैम। तो मेमोरी देना उस प्रोसेस को और एग्जीक्यूट होने के बाद उस मेमोरी को वापस ले लेना, ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यहां पर आपको ये फंक्शन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। यहां पर आईओ मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वाला, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो अभी देखिएगा यहां पर अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा वो होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, बैच OS। भाई अभी इस वीडियो के अंदर आपको वैसे मैं डीपली तक लेके चला जाऊंगा, लेकिन इसके वीडियो सारे अलग मिलेंगे आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा कोर्स होगा वो अलग होगा, ध्यान रखना, जिसकी क्लासेज आपको शाम को देखने को मिलेगी। अभी हम जो है सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो बैच का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले आया था, ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि इसमें आपके जो भी वर्क है, जो भी आपका वर्क है उसको छोटे छोटे बैचेस के अंदर
जो है क्रिएट कर दिया जाता था। यानी बैच को जो है जो भी वर्क होता उसको छोटे छोटे बैचेस के अंदर हम कन्वर्ट कर देते थे। फिर क्या होता, जैसे ये यूजर है, अब इसको समझना आप, एक यूजर है, ठीक है ना, तो वो क्या करता था कि इन जो भी उनका वर्क होता था उनको जो है यहां पर ये बैच के अंदर कन्वर्ट कर देता था, यानी छोटे छोटे बैचेज में उसको जो है डिवाइड कर देता था। फिर ये क्या करता था कि ये लेकर जाता था कंप्यूटर जो ऑपरेटर होते थे। मान लीजिए अब आज के समय में तो क्या पता हर कहीं पे हर घर पे आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन शुरू में जब कंप्यूटर का नया नया चलन हुआ था तो उस टाइम क्या था कि हर जगह पे या हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। ये स्पेशली जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है या कोई बड़े रिसर्च सेंटर है वहां पर ही होते थे। तो जिसको भी जो भी वर्क करवाना पड़ता था तो वो उससे रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता था वहां पर जाके उसको रन करवाता था। तो अब यूजर को क्या है कि अपना जो वर्क है उसका आउटपुट उसको प्राप्त करना था, तो वो क्या करता था, उसको बैच में बनाता देता, छोटे छोटे बैचेज में उसको लेके जाता था कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर क्या बोलता उसको कि आपका जो बैच है हमें आप प्रोवाइड कर दीजिए। अब एक चीज यहां पर एक ध्यान रखिएगा, जो ये बैच होते थे उस टाइम तो भाई ये हार्ड डिस्क वगैरह वाला वो इतना था नहीं, तो उस टाइम जो जो वर्क को स्टोरेज करते थे, हम उसको स्टोर करते थे, तो उसके लिए आपके ऑफलाइन जो डिवाइस आते थे जैसे मैग्नेटिक टैप है आपका या पंच कार्ड आप मान सकते हो, तो ये जो है इस प्रकार के जो स्टोरेज डिवाइस होते थे इस पे इस डाटा को ऑफलाइन वो जो है सेव करता था। ऑफलाइन सेव करने के बाद वो लेके जाता था किसके पास, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे उसके पास। यहां पर ले जाने के बाद वो क्या कहता था उसको कि मेरा जो ये कार्य है, ये जो वर्क है, इसको आप इसका मुझे आउटपुट चाहिए। तो वो उसको बोल देता था ठीक है हम अभी इसको कंप्यूटर पे ऑनलाइन जो है लोड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा तो हम आपको वापस बुला लेंगे आपको या आपको इन्फॉर्म कर देंगे उसके बारे में। तब वो क्या करता था, चलो ये तो निकल गया, आप देखे अब ये क्या करता था, उस कंप्यूटर को इस बैच को जो है सौंप देता था, यानी इस बैच को इस कंप्यूटर में लोड करता था। कंप्यूटर भी बहुत अजीब थे उस टाइम। कंप्यूटर क्या करते थे, इन बैचेज को, जैसे अब ये बैच कंप्यूटर के अंदर लोड हुआ है, जैसे ये बैच है जिसके अंदर 3 वर्क है, 3 बैच है, एक काम है पूरा, ये पूरा एक वर्क है, इसके अंदर 3 ये वर्क है, ये पूरा एक वर्क है जिसके अंदर ये 3 बैच है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये 3 बैच है। अब इन बैचेस के अंदर भी अलग अलग वर्क होता था, जैसे इसके अंदर 3 वर्क है, इसके अंदर 2 वर्क है, इसके अंदर 4 वर्क हो गया मान लिया। अब क्या होता था, कंप्यूटर इन बैच को लोड करता था। पहले इस बैच की बारी, जैसे ये बैच 1, ये बैच 2, ये बैच 3, पहले बैच को ये रन करना शुरू करता था। चलो अब इसने क्या किया, इस बैच को रन करना शुरू किया, ठीक है, यानी इस छोटे जो काम था इसको शुरू किया। अब इसके अंदर कितने अंदर प्रोसेस हैं उनको ये एग्जीक्यूट करता रहता था। अब इसमें क्या था, इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि जैसे मान लिया कि ये एक बैच 1 है, B1, इसके अंदर 3 प्रोसेस हैं। चलो पहला प्रोसेस आया, उसको कोई काम करना था, नॉर्मली वो करके चला गया। अब कोई प्रोसेस ऐसे भी आते थे जिनको इनपुट आउटपुट करना पड़ता था, मतलब किसी फाइल को रीड राइट करना पड़ता था। तो यहां पर क्या होता था कि उस टाइम ये उससे रिक्वेस्ट करता था कंप्यूटर से, ठीक है ना, जो कंप्यूटर सिस्टम था ना उसमें ये रिक्वेस्ट भेजता था कि मुझे किसी भी जो प्रोसेसर होता था उसको क्या करता था, ये सीपीयू को ये कॉल करता था, ये बोलता था कि मुझे जो है एक फाइल को रीड या राइट करना है, उसके अंदर मतलब सिस्टम फाइल्स जो है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रीड या राइट करना है। तो वो क्या करता था, जो सीपीयू था वो उसको बोल देता था ठीक है तू अपना वर्क करके आ जा। तो जब तक ये फाइल को एक्सटर्नल जो डिवाइस थे या सेकेंडरी स्टोरेज था, मान लिया यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में आपका डाटा पड़ा है, तो यहाँ से वो पढ़ के उसका जो काम होगा, ठीक है ना, जो इनपुट और आउटपुट करना है उसको फाइल के अंदर जो भी कुछ चेंज करना, रीड करना, राइट करना, तो वो करके जब तक वो वापस नहीं आता तब तक ये तीसरे वर्क को हाथ में नहीं लेता था या तीसरे वर्क को प्रोसेस नहीं करता था। इसकी सबसे बड़ी कमी इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की ये थी कि इसके अंदर जो सीपीयू था आपका वो आइडल रहता था। क्या था, आइडल रहता था आपका सीपीयू, मतलब खाली बैठा रहता था। सबसे बड़ी कमी ये इसके अंदर ये मिलती थी आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब तक वो वर्क पूरा करके नहीं आता, प्रोसेस करके पूरा नहीं आता, तब तक आपका सीपीयू खाली बैठा रहता था, नेक्स्ट प्रोसेस भी वर्क नहीं करता था उस टाइम। तो उस टाइम क्या था, समय इसी कारण जो है ज्यादा लगता था, क्योंकि वो जब तक प्रोसेस करके नहीं आएगा तब तक तो काम होगा नहीं, तो इसमें समय तो ज्यादा खपत होगी। अब वो आने के बाद फिर B2 में जाता, इसमें भी अगर किसी को सिस्टम को इनपुट आउटपुट करना तो और उसको वो टाइम लेता, वो जब तक नहीं आता तब तक सीपीयू खाली पड़ा रहता था, कुछ काम नहीं कर पाता था उस टाइम। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थी। अब लोगों की धारणाएं बदली, लोगों की जो मानसिकता थी वो बदली। लोगों ने कहा यार अगर ऐसे धीरे धीरे चलेगा तब तो अपना काम हो गया समझो।
तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट आपके जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो सुनने में मिलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो ये इसी के कारण जो है इनको डेवलपमेंट मिला था। मतलब मेरा ये कहने का है, अब देखिए आपके सामने मैं जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आना चाहूंगा वो बैच को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। मतलब बैच की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए, कुछ हद तक दूर करने के लिए उसको बनाया गया था, जो था आपके मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखो कहानी वो की वो है आपके पास, मान लिया ये एक सीपीयू है, ठीक है ना, ये एक सीपीयू है जिसके अंदर आपके अलग अलग वर्क स्टोर हैं। इस सीपीयू के अंदर जैसे ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ठीक है, और ये प्रोसेस 3 है। अब ये प्रोसेस क्या कह रहा है, ये नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सीपीयू से ये प्रोसेस वर्क कर रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है और इसने बीच में बोला कि मेरे को कोई इनपुट आउटपुट करना है या सिस्टम को सिस्टम फाइल को रीड राइट करना है, तो ये क्या कहता था कि चल तू जा अपना काम कर। तब तक ये क्या करता था, सीपीयू इस दूसरे प्रोसेस को कॉल कर लेता था। तो यहां पर सीपीयू की जो आइडलनेस जो थी वो समाप्त हो चुकी थी, ठीक है ना, यानी सीपीयू खाली नहीं बैठा रहना है यहां पर। जबकि यहां पर क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू जब तक ये प्रोसेस होके वापस नहीं आता तब तक वो खाली बैठा रहता था। लेकिन इसमें क्या है, ये सीपीयू जब तक इनपुट, ये जो प्रोसेस है पहला P1, ये जब तक इनपुट आउटपुट करेगा ना तब तक ये क्या करेगा, दूसरे का काम करेगा। अगर दूसरे ने भी बोल दिया मेरे को इनपुट आउटपुट लेना है तो चल जा तू भी करके अपना काम करके आ जा, ये तीसरे को कर देता था। मतलब सीपीयू खाली नहीं बैठा रहता था, प्रोसेस तो उसके पास कंटिन्यू आते ही रहता है जब कंप्यूटर चलेगा तब तो यहां पर आपका आइडलनेस समाप्त होने लग गया था। लेकिन अब इसकी भी एक कमी आ गई भाई। वो कमी क्या थी कि सीपीयू के अंदर जब तक कोई प्रोसेस, ठीक है ना, जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता था भाई, अगर ये तो चलो मान लिया, ये तो मान लिया कि यहां पर इसने इनपुट आउटपुट बोला तब ये इसको बाहर जाने दिया और दूसरे को कॉल किया। अगर ये इनपुट आउटपुट ले ही नहीं रहा है या इसको आईओ रिक्वेस्ट करनी नहीं है, ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो जब तक प्रोसेस 1 क्लियर नहीं होता तब तक ये दूसरे पर नहीं जाता था। ये इसके अंदर कमी आ रही थी मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। किसके, मल्टी प्रोग्रामिंग में ये कमी आ रही थी कि जब तक पहला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक ये नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाता था। तो यहां पर एक और ही कमी और आ गई और लोगों की और धारणाएं जो चेंज हुई, मानसिकता चेंज हुई कि यार ऐसे तो फिर और टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था वो था आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिएगा यहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सीपीयू पूरा आइडल ही हो गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या था आपके, उसमें काम तो सब के सब वो कर लेता था, लेकिन जब तक पहला प्रोसेस क्लियर होके नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। अब आप बोलोगे इसमें भी था, ऐसे में नहीं था। इसमें वो इनपुट आउटपुट के लिए जाता था ना तो वो दूसरे प्रोसेस को कॉल नहीं करता था, लेकिन इसमें अगर इनपुट आउटपुट के लिए जा रहा है तो वो दूसरे प्रोसेस को कॉल कर लेगा। लेकिन अगर कोई इनपुट आउटपुट ले ही नहीं रहा है तो वो प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है ना, और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। तो ये इसके अंदर कमी आ रही थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था आपके कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको एक और नया इसके अंदर जो है इनोवेशन हुआ, वो ये था कि जैसे ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और यहां पर ये CPU है मान लिया। अब इसमें क्या होता था कि इसमें सीपीयू की मनमानी चलती है मल्टीटास्किंग के अंतर्गत। मेरा कहने का मतलब यह है कि सीपीयू क्या करता है, जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो उन सभी प्रोसेस के लिए एक टाइम फिक्स कर देता है, मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। सभी प्रोसेस जो है उनको लिए आपके जो है उनके लिए जो है आपके एक टाइम फिक्स कर देता है कि भाई मैं तेरे पास इतने सेकंड के लिए आऊंगा या इतने मिनट के लिए आऊंगा। जैसे मान लिया मेरे पास 4 प्रोसेस हैं, उन चारों को ये बोल देता था कि तेरे पास मैं जो है 30 सेकंड के लिए आऊंगा प्रत्येक प्रोसेस के लिए। अब मान लिया कि इस प्रोसेस के पास जैसे है 5 वर्क है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। तो अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन है इसके पास या 5 वर्क, इसके अंदर जो वर्क है वो पूरे करने हैं, इसको एक टास्क जो है वो पूरे करने हैं। तो मल्टीटास्किंग इसके ऊपर आता था पहले के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या करता था कि पांचों के अंदर, इन 5 प्रोसेस के अंदर अगर ये 5 प्रोसेस अगर 30 सेकंड में हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 30 सेकंड के बाद इस पे चला जाता था। और वो वर्क जैसे इसमें सिर्फ 3 ही हुए तो बाकी कितने बच गए, 2। अब ये यहां पर आया, अब इसको भी इसने बोला कि तेरा क्या वर्क है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। 30 सेकंड में अगर तीनों के तीनों हो गए, डन हो गया, मतलब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, छोड़ो इसको। अब तीसरे पे आ गए इसको करके, इसमें है तो इसका एक वर्क पूरा रह गया, यानी 3 ही हुए।
तो ये वापस यहां पर आता था इसके ऊपर P1 के ऊपर। इस प्रोसेस को राउंड रॉबिन प्रोसेस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राउंड रॉबिन, जो कि मैं आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेज आएगी जिसमें मैं आपको स्टेजेस पढ़ाऊंगा, प्रोसेस स्टेट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। ये अभी तो आपको ओवरव्यू देख लेना इसको। इसमें आपके क्या होता था, ये वापस यहां आता था, यहां पर आने के बाद ये वापस इसको बोलता था तेरे वर्क कौन से हैं, तो ये है, चलो इसके दोनों के दोनों कर दिए, 30 सेकंड में हो रहे हैं, जितना वर्क वो कर देगा आगे बढ़ेगा। ये तो हो गया, तो ये सीधा तीसरे पे जंप कर लेता था। ये मल्टीटास्किंग थी। तो इसमें सीपीयू की आइडलनेस बहुत ही कम हो गई थी, बहुत ही कम हो गई। कोई माइनस थोड़ी सी जो थी वो थी, जो आजकल आज भी आप भी जो है यूज करते हैं। ये आपके थी बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस मल्टीटास्किंग को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा हूं वो समझिएगा, और सभी जरूर भाई राय दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो जरूर करें, आपके सामने मैं लाइव आता रहता हूं, वहां पर मैं सभी से जो है जरूर इसके बारे में राय लेता रहता हूं, वीडियो से कनेक्ट होके कि भाई आपको कैसी लग रही है क्लास। वैसे सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट आ रहा है, उसके लिए आभारी हूं आप सभी का। अब यहां पर आप देखिएगा जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली करता क्या है भाई समझिएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये आपके टाइम के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। रियल टाइम ओएस, इसमें क्या है भाई, जिस प्रकार आपने देखा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम की वैल्यू बहुत ही कम थी, यानी बहुत ही ज्यादा समय लगता था, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए बनाया गया, इसके अंदर जो है टाइम को बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रिक्टली लिया जाता है, यानी इसके अंदर समय को जो है बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें भी देखिए दो प्रकार हैं इसके, एक तो आपका होता है हार्ड रियल, दूसरा है आपका सॉफ्ट रियल। अब हार्ड और सॉफ्ट रियल ये एनवायरमेंट देते हैं भाई, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऐसा एनवायरमेंट है इनका। हार्ड रियल में जैसे आपका एयरलाइन ट्रैफिक सिस्टम हो चुका है, ठीक है ना, एयरलाइन ट्रैफिक सिस्टम है, कोई मिसाइल सिस्टम है, उसको लॉन्चिंग के टाइम आपको पता है उसके अंदर एक भी सेकंड का या बहुत ही कम सेकंड का जो है उसके अंदर ऐसा होता ही नहीं कभी कभार कि भाई उसके अंदर डिले हो गया, उसके अंदर टाइम को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है, थोड़ा बहुत भी उसके अंदर डिले नहीं मिलता है। वो होता है आपके हार्ड रियल ओएस या हार्ड रियल ओएस एनवायरनमेंट। एक होता है सॉफ्ट रियल ओएस एनवायरनमेंट, जिसमें क्या है थोड़ा बहुत भी हल्का सा चेंजेस अगर उसके अंदर या उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर टाइम डिले है तो वो चल जाता है सॉफ्ट रियल में। जैसे मैं आपके सामने यूट्यूब के थ्रू लाइव आ रहा हूं, मान लिया अब मैं जो बोलूंगा ना वो मैं 5 या 10 सेकंड आपसे आगे रहूंगा, फिर वो जो है आपके पास आएगा, तो मतलब हमारे बीच में जो है 5 या 10 सेकंड का गैप रह जाता है। जैसे आप कोई मोबाइल गेमिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिल जाता है प्रोसेस के दौरान, तो वो आपको सॉफ्ट रियल होता है। इसके अंदर टाइम को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है हार्ड रियल ओएस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे मैं नेक्स्ट डिस्कस करना हो एम्बेडेड, ठीक है ना। एम्बेडेड ओएस क्या होते हैं कि ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनकी फंक्शनलिटीज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनकी फंक्शनलिटी यानी उनके अंदर जो काम डाला हुआ है वो इस काम करेगा, उसके अलावा वो नहीं करेगा। आप भले कितनी भी ट्राई कर लोगे तो वो चेंजेज आप नहीं कर पाओगे उसके अंदर। तो यहां पर इसके अगर उदाहरण देखे जाएं या एम्बेडेड ओएस के, तो आप देखो जैसे घर में आपका जो एसी लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, ओवन है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? आपके एम्बेडेड ओएस के उदाहरण है ये सारे के सारे। आप अगर वॉशिंग मशीन को बोलोगे खाना बना दे तो बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक फिक्स फंक्शनलिटी डाल रखी है कि तेरे को यही वर्क करना है। तो वहां पर जो है आपके एम्बेड ओएस है। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लस्टर्ड को ध्यान से देखेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के अंदर क्या होता है कि यहां पर आपका एक मेन सेंटर हो गया, इनको अलग अलग जैसे डाल रखा है, ये जैसे C1 है यानी कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर 3, ये कंप्यूटर 4, ये सारे के सारे जो हैं जियोग्राफिकल पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। जैसे मैं यहां पर आपके सामने एग्जांपल रखूंगा फेसबुक का। आपको पता होगा कि फेसबुक का जो डाटा है वो पूरे विश्व में जगह जगह पे जो इनका मेन सेंटर्स जो मेन कंप्यूटर है वहां पर फैल रखे हैं। अब इन सभी का अलग से अपना जो है कर्नल है, इनका स्टोरेज है, सारा कुछ है अपना अलग सिस्टम, लेकिन ये सारे के सारे केंद्रीकृत होकर यानी अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं,
ठीक है ना। ये किसके थ्रू फैले हुए हैं? आपके वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, या जिसको आप इंटरनेट कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सभी जगह ये फैले हुए हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट भी होते हैं, या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस होगा। इनका अलग अपना खुद का स्टोरेज कर्नल वगैरह होगा, इनका भी अलग होगा, इनका भी अलग होगा, लेकिन वो अलग अलग जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड है। और इसका उल्टा अगर आप करेंगे तो वो आएगा आपका क्लस्टर्ड। यहां पर तो क्या था, पूरे वर्ल्ड वाइड में जियोग्राफिकल फैले हुए हैं, लेकिन क्लस्टर्ड जो होते हैं, क्लस्टर्ड ओएस, ये आपके सिर्फ लैन के अंदर यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही इस प्रकार फैले हुए होते हैं। जैसे कोई कंपनी या किसी की बिल्डिंग के अंदर जो भी कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग लगे हुए, तो वहां पर ओएस एनवायरनमेंट जो होता है वो आपके क्लस्टर्ड होता है। मतलब वो एक बिल्डिंग में जगह जगह पर कंप्यूटर जो रखे हुए, उसके अंदर अलग अलग जगह से व्यक्ति बैठकर काम, एक सॉफ्टवेयर एक, लेकिन उसके अलग अलग जो है उसके अंदर वर्क चल रहे हैं। कोई उसका ऑडिट कर रहा है, कोई उसके अंदर जो है डाटा को स्टोर कर रहा है, कोई डाटा को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अलग अलग जगह से जो डाटा काम चल रहा है वो आपका क्लस्टर्ड ओएस होता है। तो यहां पर अपने ओएस का इंट्रोडक्शन, फंक्शनलिटी हो चुकी है और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हो चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। तो देखिएगा साथियों, अब जो नेक्स्ट ओएस के बाद जो नेक्स्ट अपने टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइव्स या इसको डिवाइस ड्राइवर भी कहा जाता है। यानी ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। जैसे आप कोई नया मॉडेम खरीद के लेके आ रहे हो, या कोई भी नया डिवाइस जब आप पहली बार किसी सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ ड्राइव्स जो होते हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। या कई दफ़ा ऐसा भी आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको उसके साथ एक ड्राइवर्स की सीडी मिलती है, जिसको आप इंसर्ट करते हो। तो क्या होता है कि उसके सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर वो प्रोग्राम आपके उसके अंदर काम करने के लायक होता है। ठीक है ना। तो किसी भी डिवाइस को जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस डिवाइस को यूज करने के लिए उसके सॉफ्टवेयर पहले उसमें या उसके प्रोग्राम जो होते हैं वो इंस्टॉल होना जरूरी होते हैं। वो होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर। आगे देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है जिसकी मदद से आप कोड करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये जो है वो दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है वो आपके दो प्रकार की होती है, LLL और HLL। LLL का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषाएं, और ये होता है HLL यानी उच्च स्तरीय भाषाएं या हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है ना, लो लेवल और हाई लेवल। इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखो, हम जब प्रोग्रामिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा सारा ये। अभी आपको इसका ओवरव्यू समझना है, यहाँ पर ध्यान रखना। लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज दो प्रकार के, LL और HLL। आगे देखिए यहाँ पर आता है आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी भाषा अनुवादक। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? बेसिकली जो असेंबली भाषा में जो कोड लिखे गए हैं उसको मशीनी भाषा में बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोग्रामिंग में कोड लिखे गए हो उसको अगर आपको मशीन को समझाना है तो मशीनी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे ये काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर असेंबली जो होता है वो आपके क्या करता है, असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा के जो कोड होते हैं उसको ये मशीनी भाषा में बदलता है, असेंबलर। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। अब ये दोनों काम सेम करते हैं, लेकिन एक माइनर जो इसके अंदर एक चेंज रहेगा वो ये रहेगा कि ये भी क्या होगा, आपके हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं उसको ये मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उन कोड को। लेकिन एक एक लाइन को, पहले इस लाइन को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको इस प्रकार से जो है ये अनुवाद करता जाएगा या कन्वर्ट करता जाएगा, इनपुट इंटरप्रेट करता जाएगा इंटरप्रेटर एक एक लाइन को। लेकिन अगर आपको इन सभी कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, एक साथ इनको इंटरप्रेट करना है, अनुवाद करना है इसका, तो फिर आप कंपाइलर का प्रयोग करेंगे। ये इसके अंदर चेंजेस रहता है। दोनों के दोनों हाई लेवल कोड को मशीनी कोड में बदलते हैं, लेकिन यहां पर जो है ये तो लाइन बाय लाइन काम करेगा, लेकिन ये एक साथ उस पूरे कंप्लीट कोड को काम कर देगा, उसका एग्जीक्यूशन कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बेसिकली बहुत ही इजी है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर के विशेष उद्देश्य या विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपको ग्राफिक्स बनाना है, बैनर बनाना है, तो आप किसका यूज करेंगे? बेसिकली कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया। अगर आपको किसी वीडियो को एडिट करना है तो आप क्या करेंगे? वीडियो एडिटर यूज करेंगे, फिल्मोरा, प्रीमियर प्रो लाइक। और उसी प्रकार से आपको अगर कोई
चार्ट तैयार करने हैं, ठीक है, या आपको कोई उसके अंदर इंटरनेट के पेजेस बनाने हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? वेब पेजेस, जो HTML वगैरह जो जिसमें लिखी जाती हैं, ठीक है ना, तो जिनको रन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वेब ब्राउजर हो गए। टेक्स्ट को लिखना है तो आप क्या करेंगे? वर्ड प्रोसेसर को यूज करेंगे। डिजाइन जो प्रेजेंटेशन बनाने तो प्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से बहुत सारे आगे इसके प्रकार हैं। अकाउंटिंग के लिए टैली यूज कर, तो एक विशेष उद्देश्य होता है उनका, तो वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। आगे आप देखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो सिस्टम के अंदर जो यूटिलिटीज होती है, जैसे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ खराब हो गया तो उसको वापस रिपेयर करना, यानी सिस्टम की मरम्मत का जो कार्य करते हैं वे सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो है वो आता है एंटीवायरस। जब भी आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो आपको पता होगा कंप्यूटर के कार्य करने की गति धीमी हो जाती है, उसके अंदर जो ट्रांसफर होता है, डेटा का ट्रांसफर, वो भी धीमा हो जाता है, मतलब बहुत ही आपको ज्यादा नुकसान होता है। कई दफा ऐसा भी होता है डाटा भी डिलीट हो जाता है। तो उसको वापस रिपेयर करने के लिए जब वायरस आता है तो उस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, जैसे नॉर्टन, अवास्ट, आविरा, बहुत सारे एंटीवायरस हैं नॉर्टन के जैसे। इसी प्रकार देखिए डिस्क क्लीनअप क्या करता है? डिस्क क्लीनअप आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी टेम्पररी फाइल्स होती है, अननेसेसरी जो फाइल्स होती है, उसको क्लीन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी भी अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आप विंडोज को क्लिक कीजिएगा और आप टाइप कीजिएगा डिस्क क्लीनअप, एंटर करेंगे तो एक प्रोग्राम आएगा जो आपकी सी ड्राइव्स के अंदर या जिस भी ड्राइव को आपको सेलेक्ट कर रखे हो उसके अंदर जो भी अननेसेसरी फाइल होगी, जो टेम्पररी फाइल्स होती हैं, जैसे आप इंटरनेट से कोई भी साइट को सर्च करते हो तो उसकी कुछ बेकार जो फाइल्स होती है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है, तो उन सभी को क्लियर करने के लिए डिस्क क्लीनअप का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होगा? कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को बढ़ावा मिलेगा, स्पीड जो होगी वो अच्छी होगी और उसकी लोडिंग वगैरह वो सब अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से डिस्क फॉर्मेट क्या होता है? उसको प्रारंभिक रूप से यूज करने का एक तरीका फॉर्मेट, यानी जैसे आपका डिस्क के अंदर जो भी डाटा था उसको कंप्लीट पूरा करके आपको उसको प्रारंभिक तौर से शुरू करना है वापस, तो आप डिस्क फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं ना डिस्क फॉर्मेट करते पूरा सारा डाटा क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार से डिस्क डीफ्रेगमेंट क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर सेम फाइल्स या जो भी एक फाइल्स के जो प्रकार है या जो फाइल्स है वो अलग अलग डिस्क में, उस डिस्क के अलग अलग जगह पे या अलग अलग एरिया में बिखर रखी होती है, उनको एक जगह करने की जो प्रोसेस होती है वो डिस्क डीफ्रेगमेंट कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके इसके अंदर हैंड रिटन लिखे हुए, ठीक है ना। अब भाई मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस किया था टॉपिक, उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको यूजर इंटरफेस के आधार पर और यूजर उपयोग के आधार पर किस प्रकार बांट सकते हैं। तो देखिए यूजर इंटरफेस के आधार पर CUI और GUI होता है। इन दोनों के एग्जांपल सेम है समझना। CUI का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, CUI का मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड देना पड़े, यानी टाइप कर करके सारा काम करना पड़े, आपको कैरेक्टर टाइप करके आपको काम करना पड़े, तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI होता है। इसी प्रकार से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी भी कार्य को करवाने के लिए आपको ग्राफिक्स की मदद से आप काम कर सकें, उसको एग्जीक्यूट कर सके, प्रोसेस को, टास्क को पूरा कर सके, तो वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता है। इसमें आप उदाहरण लेंगे तो आपको होता है MS-DOS, यहाँ पर आप जो भी लिनक्स, मैक OS और विंडोज जो है वो सारे इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार इसमें भी मैं ये MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो इसका उदाहरण है, और इसमें वो जो बाकी जो भी बचते हैं लिनक्स, मैक, विंडोज वो सारे इसके उदाहरण हैं। है क्या इसमें देखिए, सिंगल यूजर का मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर ही काम, एक समय में एक यूजर ही काम कर सकता है। मल्टी यूजर क्या है? जिसमें एक समय में एक से अधिक यूजर कनेक्ट होकर काम कर सकें। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर आपका ये टॉपिक्स तो क्लियर होता है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रख लेना। ये सारी प्रोग्राम के अंदर ये जो टर्म्स है एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेटली, तो इसलिए मैंने आपको इनको भी पढ़ाना जरूरी समझा है, ध्यान से समझिएगा। ये टर्म सारी लिखी हुई मिल जाएगी आपको। बूटिंग किसे कहते हैं भाई? बूटिंग का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में जो लोड होता है, यानी कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को ऑन करना या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया जो होती है वो आपके बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। जब एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उससे लेकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तक की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग होती है। इसमें जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं वो लोड होते हैं, उसके बाद आपके सामने डेस्कटॉप लोड होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी मिलता है लोगों के पास, और इसका क्वेश्चन भी आता है। ध्यान रखिएगा, कोल्ड बूटिंग का मतलब है कि अगर आपका कोई कंप्यूटर बंद है और उसको आप ऑन कर रहे हो तो उसको हम कोल्ड बूटिंग कहेंगे, और जो कंप्यूटर पहले से चल रहा है
जो कंप्यूटर अभी चल रहा है उसको वापस आप रीस्टार्ट कर रहे हो, आप देखते हो ना कई दफा ऐसे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो जो आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर आपका जो बूटिंग होगा वो आपके वार्म बूटिंग होगा। जो कंप्यूटर बंद पड़ा है उसको वापस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या उसको स्टार्ट कर रहे हो वो आपका कोल्ड बूटिंग, और जो कंप्यूटर चल रहा है उसको वापस फिर आप स्टार्ट करो तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाएगा। बायोस क्या होता है भाई? बायोस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रोग्राम होता है जो ये चेक करता है कि आपके जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं वो सही से प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। तो ये चेक करता है बायोस प्रोग्राम कि भाई कनेक्ट है या नहीं है, जैसे कीबोर्ड माउस सही कनेक्ट है या नहीं, मॉनिटर सही कनेक्ट है नहीं, इनपुट आउटपुट सारे जो है कनेक्टेड है नहीं है। तो उनको चेक करने के दौरान ये कुछ टेस्ट करता है उन डिवाइसेस के साथ, ये कुछ टेस्ट जो होता है वो अरेंज करता है उन डिवाइसेस के साथ। उस टेस्ट को हम बोलते हैं पोस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई दफा पूछी जा चुकी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये आपके पोस्ट की फुल फॉर्म है। बायोस के अंदर प्रोग्राम जो होते हैं वो चेक करते हैं कि भाई आपकी डिवाइसेस सही से कनेक्टेड हैं या नहीं है, बेसिक जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो उसको जब ये चेक करेगा कि भाई सही से कनेक्ट है नहीं, तो उसके दौरान ये क्या करेगा, कुछ टेस्ट उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म करेगा। तो उन टेस्ट को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। अब देखिए कर्नल क्या होता है। जिस प्रकार से आपका विंडोज के अंदर जो ओएस जब लॉन्च होता है तो उसमें कुछ प्रोग्राम जो रन होते हैं, इसी प्रकार से कर्नल भी जो है एक लिनक्स का प्रोग्राम होता है। जब लिनक्स स्टार्ट होता है तो उसके अंदर ये लोड होता है मेमोरी के अंदर कर्नल। इसी प्रकार देखिए सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है वो आप जब भी कोई कमांड को लिख के उसको इंटरप्रेट करते हो, ब्लैक स्क्रीन वाला, तो जब उस प्रोग्राम को लिख के या उस कमांड को लिख के जब इंटरप्रेट किया जाता है तो इंटरप्रेट करने वाला जो काम होता है या जो जहां पर आप कमांड लिखते हो जिस पटल पे, वो आपका सेल कहलाता है। जिस स्क्रीन के ऊपर कमांड लिख के इंटरप्रेट किया जाता है वो स्क्रीन आपकी सेल कहलाती है। और जो कमांड आपने लिखा है अगर वो कहीं पर सेव है या जो आपने लिखा है कमांड, उसको सेल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। आगे आता है आपके टर्म सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होता है? जिस प्रकार एक यूजर को ओएस के साथ, यूजर को हार्डवेयर के साथ ओएस कनेक्ट करता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम के साथ कनेक्टिविटी, यानी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टिविटी लेना चाहता है, या भाई वो तो लेगा, कनेक्टिविटी नहीं लेगा तो वो रन कैसे होगा, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो जब भी कोई प्रोग्राम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है तो वो जो है सिस्टम कॉल करता है इसको, ठीक है ना। प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कनेक्शन होता है, जो या उसको जो कॉल करता है, कनेक्ट होता है उसके साथ, वो आपका सिस्टम कॉल कहलाता है। बैकअप क्या होता है भाई? बैकअप का मतलब होता है कि आपको कहीं डर है कि आपका डेटा रिलीज हो सकता है। ये वैसे काम की चीज है बैकअप। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना उसकी एक कॉपी जो है आप कहीं पर सेव कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर आपका कहीं पर कोई डाटा जो था वो डिलीट हो चुका है, डिलीट हो जाता है, तो आप उस डाटा में से वापस उसको रिकवर कर सकते हैं, मतलब वापस उसको बैकअप ले सकते हैं उसका। ये आपका होता है बैकअप, ठीक है। डिस्क कंप्रेशन का मतलब होता है, ये आपके फाइल कंप्रेशन भी वही है, डिस्क कंप्रेशन भी वही है। इसका मतलब है कि डिस्क के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करना, जिससे साइज कम हो जाए और वो जो है डिस्क जो है वो वर्किंग परफॉर्मेंस जो होती है वो अच्छी हो जाए। उसके बाद आता है आपके बग। बग का अर्थ होता है सिंपली गलती, त्रुटि, कुछ भी कहो। एक प्रोग्राम के अंदर आने वाली गलती को बग कहते हैं, और उस गलती को ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी डीबग कहलाती है। और लास्ट आपका एनक्रिप्शन बचता है भाई। एनक्रिप्शन क्या होता है? इसको कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, जो डाटा है भाई, डाटा को डिस्कस करते हैं। कोई भी एक डाटा है जिसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसको ऑथोराइज्ड यूजर ही पढ़ सके, तो उस प्रोसेस को एनक्रिप्शन कहते हैं। और जब उस यूजर के पास वो डाटा प्राप्त हो जाएगा, अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो उसको जब वो कन्वर्ट करेगा अपने पढ़ने लायक, तो उसको डीक्रिप्ट करता है, आपको होता है डीक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटा को ऐसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिसको सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर ही पढ़ सके। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। आपको कैसा लगा है सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में या डेली की जो क्लास होती है उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है साथियों दिन ब दिन, और जब प्रोग्रामिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग से क्लासेज आएगी तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इस समय हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। आप सभी इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, अपने जितने भी साथी हैं सभी को बताएं कि यहाँ पर पूरा कोर्स फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी बहुत ही जल्द आने वाली है, और पहले टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा कि 90+
प्लस क्रॉस करें आप, नहीं तो पीछे रह सकते हैं आगे क्लासेज के लिए। डेली ज्वाइन करते रहे भी क्लासेज को। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा दे रहा हूं। इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर आपको नीचे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित वीडियोस को देखा है। इस वीडियोस के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। इनका प्रश्न आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखिएगा, पहले प्रश्न का क्रमांक दीजिएगा, फिर डैश करके उसका आंसर लिखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वार्म बूटिंग क्या है। दूसरा प्रश्न है, कंपाइलर क्या कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चौथा प्रश्न है आपका, पोस्ट का फुल फॉर्म बताना है आपको, POST का फुल फॉर्म। और लास्ट पांचवा प्रश्न है आपका, डीबग क्या है। इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।